बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएनए एविडेंस इन पाकिस्तान। डीएनए पर क्या लिमिटेशंस हैं? डीएनए की शहादत पर किस हद तक इन्हिसार किया जा सकता है? डीएनए का लीगल फ्रेमवर्क क्या है? इसको कौन से आर्टिकल कानूनी शहादत के डील करते हैं? एक्सपर्ट की ओपिनियन किस हद तक रेलेवेंट है? किस हद तक एडमिसिबल एविडेंस है? या किस हद तक इसको इत्मीनान इस पर किया जा सकता है? ये प्राइमरी या कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है? या इसको जब डीएनए होता है उसके लिए प्रिकॉशंस क्या लिए जाने चाहिए? कौन सी एहतियाती तदाबीर की जानी चाहिए? और कौन से ऐसे लकुनाज़ हैं, डेफिशिएंसीज़ हैं, कौन सी गलतियाँ हैं, नकाइस हैं जो डीएनए की शहादत को या डीएनए की रिपोर्ट को या इस चीज़ को कमज़ोर करते हैं? और दौरान जिरा आप उस पर जिरा कर सकते हैं या उस पर आप उस पर अपना केस बिल्डअप कर सकते हैं। डीएनए एविडेंस है जो है पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में डीएनए शवाहिद की जांच कानूनी शहादत आर्टिकल 1984 के आर्टिकल 59 और 164 के तहत की जाती है। यानी कि ये कानूनी शहादत ऑर्डर के ये 2 आर्टिकल जो हैं वो रेलेवेंट आर्टिकल हैं किसी भी डीएनए की शहादत के रेलेवेंट। एक्चुअली ये मॉडर्न डिवाइसेस के रेलेवेंट है 164, लेकिन ये डीएनए को भी डील करता है। आर्टिकल 159 के मुताबिक साइंसी और फनी मामलात में माहिर की राय काबिल कबूल शहादत है। जबकि आर्टिकल 164 अदालत को जदीद साइंसी हालात और तकनीक के जरिए हासिल होने वाली शवाहिद कबूल करने का इख्तियार देता है। यानी कि जब भी कभी फोरेंसिक एजेंसीज के बारे में रिपोर्ट होगी या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन के बारे में डिस्कशन होगी तो ये 2 सेक्शन जो हैं वो डील करेंगे ऐसे मामलात को। यानी और इसमें जो रोल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन है डीएनए टेस्ट करने वाले को माहिर तस्वुर किया जाता है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी एक्ट 2007 की दफ़ा 9(3) वाज़ेह करती है कि पीएफएसए यानी पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी का माहिर सेक्शन 5 ज़ाब्ता फौजदारी और आर्टिकल 59 कानूनी शहादत के तहत मुकर्रर शुदा माहिर शुमार होगा। सेक्शन 510 से बयान करता है फौजदारी लॉ का ज़ाब्ता फौजदारी यानी सीआरपीसी का, और 159 क्वालिफिकेशन बयान करते हैं कि किस शख्स को माहिर या एक्सपर्ट कहा जाएगा किसी भी शोबे में। और इसका फ़ायदा या इसका क्वालीफाई होने का मकसद ये होता है कि जो इन 2 सेक्शन की डेफिनिशन में फ़ॉल करेगा उसकी शहादत को एडमिसिबल एविडेंस कहा जाएगा और उसको खुद से आने की ज़रूरत नहीं होती शहादत देने के लिए। उसका जो वो डॉक्यूमेंट तैयार करता है, जो सर्टिफिकेट रिपोर्ट तैयार करता है, उसको एज़ इट इज़ शहादत माना जाता है। मंशियात वगैरह के केसेस में भी ऐसी रिपोर्ट को डीएनए सॉरी इसकी जो पीएफएससी की रिपोर्ट है उसको इसी बेस पर एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है। और मंशियात के केसेस में माहिर को या एक्सपर्ट को या फोरेंसिक साइंस एजेंसी के साइंस या साइंटिस्ट को बुलाया नहीं जाता इस वजह से। रिपोर्ट बताने खुद काबिल कबूल शहादत है और इसे अदालत में पेश करने डीएनए की पीएफएससी के लिए लाज़मी माहिर को करना ज़रूरी नहीं है। बता चुका हूँ ये रिपोर्ट एक्सपर्ट एविडेंस होने की वजह से प्राइमरी एविडेंस नहीं बल्कि सिर्फ कोलैबोरेटिव एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है। प्राइमरी एविडेंस और कोलैबोरेटिव एविडेंस में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि प्राइमरी एविडेंस जो डायरेक्ट एविडेंस होती है, व्हेयरएज़ कोलैबोरेटिव एविडेंस किसी शहादत से मुताबिकत रखती है। यानी कि अगर किसी उसके लिए बुनियादी शहादत पहले मौजूद होगी तो ये फिर डीएनए या सेकेंडरी सॉरी कोलैबोरेटिव एविडेंस ली जाती है। ये एविडेंस लिमिटेशन जो है डीएनए एविडेंस की वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक कोई भी फौजदारी मुकदमा सिर्फ डीएनए की रिपोर्ट पर या उसकी बुनियाद पर फैसला नहीं होता उसका। शवाहिद मुअव्वन शहादत के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस इस्तेमाल होते हैं। मजबूत शवाहिद के लिए बगैर डीएनए रिपोर्ट काफ़ी नहीं। डीएनए सिर्फ डीएनए काफ़ी नहीं है, इसके अलावा दीगर अवामिल भी इसमें होंगे। ज़रूरी नहीं। फॉर एग्जांपल किसी रेप के केस में डीएनए एविडेंस पॉजिटिव आ जाती है तो उसका मतलब नहीं कि वाक़ई इस बंदे ने इसके साथ रेप किया है। वो अडल्टरी भी हो सकती है, यानी कि दोनों की रज़ामंदी से किया गया ज़िना भी हो सकता है, अडल्टरी हो सकती है। तो उसको रेप या ज़िना नहीं कहा जा सकता। गो के उस डीएनए के मुताबिक उस पर उसके सीमन उसके स्पर्म्स या उसकी कुछ चीज़ें सीमन मौजूद हैं। द मोस्ट क्रिटिकल रिक्वायरमेंट जो है रिपोर्ट की साख का निसार नमूनों की दुरुस्त वसूली विदिन स्पेसिफाइड टाइम। आपने स्वैब्स लेने हैं, रिपोर्ट्स लेनी है, नमूने लेने हैं, महफूज कस्टडी जिस तरह से आपने लिए, जिसने लिए उसने फर्दर किस तरह से ट्रांसफर किए वो नमूने, किस तरह से वो कौन पुलिस मुलाजिम ले गया, कौन ले गया पीएफएसए तक, इसकी बाकायदा तौर पर महफूज कस्टडी होगी। उसके बाद 61 के मुहर्रर के भी बयान लिखे जाएंगे, जो बंदा लेकर जाएगा उसके भी लिखे जाएंगे। बगैर किसी तात्तुल के मुंतकिल अनब्रोकन चेन ऑफ कस्टडी होना इसके लिए लाज़मी है। अगर नमूने की तहवील में वक़्फ़ा हो, शक पैदा हो या फ़ाती मयार पूरा ना हो तो डीएनए रिपोर्ट नाकाबिल एतमाद हो जाती है, यानी कि टेंट पड़ जाता है। और जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं तो वक़्फ़ा वगैरह या 161 की जो बयान लिखे गए, नहीं लिखे गए, जिसकी तहवील में वो स्वैब्स थे या वो डीएनए के जो सैंपल्स थे और फर्दर जो है जो लेकर गया, इसकी सेफ कस्टडी के बारे में आप इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। जो इंसानी जल्द की खुलियात से हासिल होने वाला जो डीएनए है वो एपिथेलियल डीएनए भी कहलाता है। टच डीएनए भी कहते हैं। आप किसी को टच करें तो ये किसी चीज़ को छूने से मुंतकिल हो सकता है। इस रिवायती डीएनए टेस्ट के से जांचा जाता है मगर इसमें कंटामिनेशन यानी आलूदगी का खतरा ज़्यादा पैदा होता है। डस्ट वगैरह हो हाथ पे या जिस्म पे, इसलिए एहतियात लाज़मी है। तो उसको कंक्लूड करते हैं कि डीएनए एविडेंस है जदीद और ऐसी शहादत है मगर पाकिस्तानी कानून में फैसला कुछ हाल नहीं है। इसकी कानूनी हैसियत दीगर शवाहिद की तायीद तक महदूद है। अदालत का फैसला हमेशा मुश्किल सॉरी हमेशा मुकम्मल शवाहिद के मजबूत जायज़े पर होता है, ना कि सिर्फ डीएनए रिपोर्ट पर होता है।